दोस्तों, नमस्कार। मैं राम निवास स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो पिछले सप्ताह का है। 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक का 7 दिनों का जितना भी इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो सब आज हम कवर करेंगे। बहुत ही कम समय में बहुत पूरे फैक्ट कवर करेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं फैक्ट को कवर करेंगे। और इंटरनेशनल करंट अफेयर संबंधित जो 15 क्वेश्चन है उसी को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप करंट अफेयर से संबंधित अपने क्वेश्चनों को सही करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का प्रश्न एक भी गलत न हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसको जाकर ज्वाइन कर लें। उस पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, और अदर भी पीडीएफ वहां पे टेलीग्राम पे आपको मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। बढ़ते हैं दोस्तों इस पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो क्लाउडिया शिनबाम बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, मेक्सिको। तो किस देश की क्लाउडिया शिनबाम किस देश की राष्ट्रपति बनी है? मेक्सिको। मेक्सिको की राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। दोस्तों, ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है, फर्स्ट। 200 साल हो गए, ये 1821 में आजाद हो गए थे मेक्सिको। 200 सालों के इतिहास में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मेक्सिको, ये क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम 200 सालों में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आप, और ये पहली यहूदी भी है, फर्स्ट यहूदी भी है यही क्लाउडिया शिनबाम। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति है, 200 सालों में पहली बार बनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना। शिनबाम, क्या नाम है? शिनबाम। शिनबाम याद रह जाएगा नाम। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कौन? शिनबाम। तो ये 66वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है। 1 अक्टूबर 2024 को शपथ ली थी उन्होंने, और जून में चुनाव जीता था, अभी शपथ ली है। ये पहली यहूदी राष्ट्रपति भी है, और इन्होंने राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज ओब्राडोर का स्थान लिया। पहले ओब्राडोर थे राष्ट्रपति, उनका स्थान लिया है। यहाँ मेक्सिको में केवल एक राष्ट्रपति केवल एक बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, एक व्यक्ति केवल एक बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, एक व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब मेक्सिको के बारे में अन्य जानकारी देख लेते हैं। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। और उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे वो अमेरिका है, यूएसए, ऊपर कनाडा है, और नीचे यहाँ पे मेक्सिको है। तो ये उत्तरी अमेरिका, ये पूरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका कहलाता है। ये पूरा महाद्वीप है जिसमें कनाडा है, यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और मेक्सिको है। इन तीनों को मिलाकर उत्तरी अमेरिका बनता है। ये उत्तरी अमेरिका पूरा महाद्वीप है, और इधर दक्षिण अमेरिका है, इधर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और इधर यूरोप है। तो ये उत्तरी अमेरिका पूरा महाद्वीप है, जिसमें से ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में है मेक्सिको। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मेक्सिको ने वर्ष 1821 में स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। मेक्सिको स्पेन से आजाद हुआ था 1821 में। देखो, आज 203 साल हो गए इसको आजाद हुए, 203 साल हो गए। 203 सालों में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है शिनबाम। शिनबाम नाम याद रखना। मेक्सिको क्षेत्रफल की दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा देश है। चांदी उत्पादन में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन मेक्सिको में होता है। सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन कहाँ होता है? मेक्सिको में, ध्यान में रखना। और मेक्सिको मतदाताओं के सभी स्तर पर न्यायाधीशों का चुनाव, मेक्सिको में जो हमारे न्यायाधीश कोलेजियम सिस्टम से चुने जाते हैं, वैसे मेक्सिको में नहीं चुना जाता। मेक्सिको में न्यायाधीशों के लिए भी चुनाव होता है, और सभी स्तरों पर चुनाव करवाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मेक्सिको। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखने योग्य फैक्ट है। यहाँ पे सर्वाधिक चांदी होती है दुनिया का। वो न्यायाधीशों की सभी चरणों में, सभी स्तर के जो न्यायाधीश है उनके लिए चुनाव की अनुमति देने वाला मेक्सिको पहला देश है। और ये 1821 में आजाद हुआ था, और पहली महिला राष्ट्रपति बनी है शिनबाम। दोस्तों हो गया होगा क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एससीओ
एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स, एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, CHG की काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल होगा? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव। तो भारत की तरफ से शामिल होंगे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो ये एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स की बैठक होने वाली कहाँ है, कहाँ पे होने वाली है? ये होने वाली है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में होने वाली है। तो पाकिस्तान में हमारे विदेश मंत्री जाएंगे एस जयशंकर। तो ये 2016 के बाद में 9 साल बाद जाने वाले हमारे भारत के कोई मंत्री होंगे जो पाकिस्तान जा रहे हैं। इससे पहले 9 साल हो गए, 9 सालों में भारत का कोई भी मंत्री पाकिस्तान नहीं गया। तो ये भारत से जाने वाले हैं। और ये वहां पे एससीओ की गवर्नमेंट ऑफ हेड की बैठक थी, लेकिन वहां पे हमारे प्रधानमंत्री, गवर्नमेंट ऑफ हेड की बैठक होती थी लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं हमारे, क्यों? पाकिस्तान में, इसलिए एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये 15-16 अक्टूबर को ये बैठक कब होगी? 15-16 अक्टूबर को बैठक होने वाली है, 15-16 अक्टूबर को बैठक होने वाली है, जिसमें 9 साल में पहली बार होगा, 9 साल में कोई मंत्री। 2015 में विदेश मंत्री गई थी हमारी सुषमा स्वराज, उस समय हमारे विदेश मंत्री कौन थे? सुषमा स्वराज, जो 2015 में पाकिस्तान गए थे। और 2015 में मोदी जी गए थे लाहौर, वो नवाज शरीफ का जन्मदिन था, वहां पे अचानक दौरे पे पहुंच गए थे मोदी जी। उसके बाद में 2015 में 16 में गए थे सुषमा स्वराज। उसके बाद में भारत का कोई भी मंत्री पाकिस्तान नहीं गया है। अभी 15-16 अक्टूबर को एस जयशंकर जाएंगे, वो भी पाकिस्तान से बात करने के लिए नहीं जाएंगे, वो एससीओ में भाग लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि एससीओ की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए एस जयशंकर जाएंगे। कोई पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता भी नहीं होगी। एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। संघाई सहयोग संगठन, ये संघाई सहयोग संगठन के बारे में देख लेते हैं। 15 जून 2001 को, 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बीजिंग, चीन। यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इसमें रूस है, चीन है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। बेलारूस अभी 2024 में शामिल हुआ है। और ये कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये चारों सेंट्रल एशिया के देश है। और इधर रूस है, इधर रूस है, इधर चाइना है, बीच में एक मंगोलिया है। ये चाइना इधर से पूरा, इधर हमारा इंडिया है और पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है। ईरान भी शामिल हो गया इसमें, नहीं ईरान इसमें नहीं, ईरान उसमें है, ब्रिक्स नहीं है, इसमें भी है ईरान, है ना, ईरान, यहाँ पे ईरान है। तो इस प्रकार ये पूरा एशिया कवर हो गया। एशिया में केवल वो मंगोलिया है, वो ऑब्जर्वर बना हुआ है, और बाकी पूरा एशिया कवर हो रखा है इसमें। तो दोस्तों ये शिखर सम्मेलन 2024 में, इसका शिखर सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था। कजाकिस्तान की राजधानी किसमें हुआ था? अस्ताना में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम का संबंध सदस्य कौन बना है? का संबंध सदस्य कौन बना है? श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल। तो इसका संबंध सदस्य बना है भारत है। इसका संबंध सदस्य कौन बना है? भारत है। भारत है। IMDRF, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम है। ये इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस, मेडिकल के जो डिवाइस होते हैं उनके लिए रेगुलेशन फोरम बना है, उसका सदस्य बन गया IMDRF। IMDRF का भारत सदस्य बन गया है। और ये IMDRF की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। IMDRF की स्थापना 2011 में हुई थी। और IMDRF के सदस्य है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और WHO के नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज। इतने सदस्य है और इसका भारत भी सदस्य बन गया है। भारत भी IMDRF का सदस्य बन गया है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, यह मेडिकल डिवाइस को, रेगुलेटरी सिस्टम को वैश्विक स्तर पर एलाइन प्रदान करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। किस देश में संयुक्त राष्ट्र महासचिव
एंटोनियो गुटेरेस पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उनके प्रवेश पर प्रतिबंध किसने लगाया है? इजराइल, सऊदी अरब, बांग्लादेश और चीन। इजराइल ने एंटोनियो गुटेरेस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध क्यों लगाया दोस्तों? तो आपको पता होगा, अभी ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी 181 मिसाइलें दागी थी, उसकी इन्होंने निंदा नहीं की थी, उन्होंने निंदा भी नहीं की थी और उसको ईरान को कंडेम भी नहीं किया था। तो इसलिए इजराइल ने गुस्सा होकर एंटोनियो गुटेरेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये किसने प्रतिबंध लगाया? इजराइल ने। तो ईरान ने 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी जिसकी निंदा नहीं की थी, तो इसलिए उनको प्रतिबंध लगा दिया। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, और भारत तो तेल अवीव को मानता है, तेल अवीव को, लेकिन ये इजराइल वाले अपने जेरूसलम को मानते हैं। और भारत इजराइल की राजधानी क्या मानता है? तेल अवीव। और इसके प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बढ़ते हैं दोस्तों। रिलायंस समूह किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा? रिलायंस समूह किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। किस देश में करेगा? भूटान। भूटान में निवेश करेगा कौन? रिलायंस समूह है नवीकरणीय ऊर्जा में। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब है जो सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा में प्रवेश करेगा, यह निवेश करेगा। रिलायंस भूटान के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र विशेष रूप से सौर ऊर्जा, सौर और जल विद्युत ऊर्जा में रिलायंस क्षेत्र भूटान में निवेश करेगा। यह 2 चरणों में होगा। 500 मेगावाट का सौर संयंत्र विकसित करने के लिए और 770 मेगावाट का चामखरचू फर्स्ट जल विद्युत परियोजना। ये जल विद्युत परियोजना का नाम है चामखरचू क्या है? जल विद्युत परियोजना का नाम है चामखरचू है, ये छू नहीं है, चामखरचू जल विद्युत परियोजना। यह हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चामखरचू जल विद्युत परियोजना कहां है? तो ये भूटान में है। और इसमें निवेश किसने किया है? निवेश रिलायंस ने किया है। तो ये था एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भूटान के बारे में। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान के राजा है जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक है भूटान के राजा, वांगचुक। और टोबगे यहाँ के पीएम है, शेरिंग टोबगे यहाँ पे क्या है? पीएम है। भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश बन गया है। और भूटान ने सबसे पहले 1999 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था। भूटान ने सबसे पहले प्लास्टिक पर प्रतिबंध 1999 में ही लगा दिया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यह था भूटान के बारे में थोड़ी जानकारी। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहां किया गया? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहां किया गया? दिल्ली, मुंबई, पेरिस, दुबई। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन किया गया दुबई में। कहां पे किया गया? दुबई में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में लॉन्च किया गया है। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से संभलने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए किया गया है। यह पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से संबंधित असर को कम करने के लिए वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का दुबई में स्थापना की गई है। दुबई की राजधानी है अबू धाबी। दुबई की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई का एक शहर है दुबई। यूएई का शहर है एक दुबई। यूएई की राजधानी अबू धाबी। और यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। सितंबर 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा पर आए थे। यहाँ के प्रिंस से भारत की पहली यात्रा, यह उनकी भारत की पहली यात्रा थी और सितंबर 2024 में अभी भी यहाँ पे आके गए हैं। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां पे बन रहा है? दुबई में। ये ध्यान में रखना दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां पे बन रहा है? दुबई में। किस देश ने 142 वर्षों बाद अपना अंतिम कोयला
आधारित बिजली संयंत्र बंद कर दिया। कोयले से जो बिजली बनती है हमारे राजस्थान भारत में तो लगभग 50% बिजली अभी कोयले से बन रही है। थर्मल प्लांट से जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है, जैसा हमारे सूरतगढ़ में है, कोटा में है, तो ये थर्मल प्लांट है। उसी तरह का थर्मल प्लांट किस देश ने पूरे के पूरे बंद कर दिए हैं? ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, भारत ने। तो ये किया ब्रिटेन ने। ब्रिटेन का अंतिम थर्मल पावर प्लांट था वो बंद हो चुका है। दोस्तों ये G7 देश है, G7 देश अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। तो इन देशों ने मिलकर फैसला लिया था कि G7 देश 2030 तक पूरी जो कोयले से जो उत्पादन हो रही है बिजली उसका बंद कर देंगे। तो उसमें प्रथम देश बन गया ब्रिटेन, जिसने कोयले से अंतिम जो संयंत्र था उसको भी बंद कर दिया है। तो इस प्रकार ब्रिटेन में अब कोयले से बिल्कुल भी बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। यह प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह उनका कौन सा था? नोटिंगम शायर तो अंतिम था ना कोयला का प्लांट, नोटिंगम शायर, उसको 57 वर्षों की सेवा के बाद बंद कर दिया है। कोयला से बिजली उत्पादन अब ब्रिटेन में नहीं होगा। बिजली का उत्पादन, कोयले से बिजली का उत्पादन ब्रिटेन में 1882 में स्टार्ट हो गया था। 1882 में स्टार्ट हो गया था, जो अब 2024 में पूरी तरह बंद हो चुका है। इसमें G7 देशों ने चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात कही थी। 2025 तक ब्रिटेन ने अपने आप में ये इनिशिएटिव लिया था कि 2025 तक कोयले से बिजली बनाने के समाप्त कर देंगे, लेकिन उन्होंने 2024 में ही कर दिया है। और G7 जिन्होंने ये निर्णय लिया इसमें कौन कौन है मैंने बता दिया आपको। इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड है, और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये ग्रुप ऑफ 7 है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। ये बाद में G8 भी बना था। G8 भी बना था, रूस शामिल हो गया था। बाद में 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर हमला किया था, 2014 में रूस ने किस पर हमला किया था? क्रीमिया पर। क्रीमिया पर हमला करके कब्जा कर लिया था। तो उस समय G8 से वापिस इसको रूस को निकाल दिया था। रूस को निकाल दिया था तो वापिस ये G7 बन गया। वापिस G7 बन गया। क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण रूस को G7 से, G8 से निकाल दिया और G7 वापिस से बन गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। भारतीय मूल के रवि आहूजा, रवि आहूजा को किस देश की कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? किस देश की कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, गूगल है, फेसबुक है, अमेजॉन। तो रवि आहूजा को सीईओ नियुक्त किया गया है सोनी एंटरटेनमेंट। सोनी एंटरटेनमेंट, सोनी एंटरटेनमेंट का किसको सीईओ नियुक्त किया? रवि आहूजा को, जो भारतीय मूल के अमेरिकी है। सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट ने भारतीय अमेरिकी रवि आहूजा को अगला सीईओ नियुक्त किया है। ये 2025 में सीईओ के रूप में स्थान लेंगे। ये सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट जापान की सोनी कंपनी है ना, जो सोनी का मोबाइल, टीवी, एलईडी वगैरह खरीदते हैं, वही सोनी कंपनी है, उसी का पार्ट है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। तो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट है जो टेलीविजन धारावाहिक और फिल्म का निर्माण करती है। तो उसी का सीईओ बनाया हमारे रवि आहूजा को, भारतीय मूल के हैं जो। सोनी इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यह सोनी कंपनी कहां की है? सोनी कंपनी है जापान की। कहां की है? जापान की। ध्यान में रखना दोस्तों। भारत के अन्य कंपनियों के भारतीय मूल के सीईओ कौन कौन है? गूगल के हमारे सुंदर पिचई। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। यूट्यूब के नील मोहन, यूट्यूब के है नील मोहन। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। डॉक्टर एंड्रयू होलनेस, डॉक्टर एंड्रयू होलनेस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं। तो किस देश के? वियतनाम, हनोई, जमैका, कंबोडिया। तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये जमैका के। जमैका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? एंड्रयू होलनेस। ये भारत आने वाले पहले प्रधानमंत्री है जमैका के। इसलिए दोस्तों ध्यान में रखना, वरना तो हम कौन से देश के ध्यान रखेंगे, लेकिन ये भारत आने वाले पहले प्रधानमंत्री है, इसलिए जमैका के नए प्रधानमंत्री भी बने और भारत आए अभी 4 दिन की यात्रा पर। तो इसलिए ध्यान में रखना, एंड्रयू होलनेस जमैका के प्रधानमंत्री है जो भारत आए थे। एंड्रयू होलनेस 30 सितंबर को भारत पहुंचे, ये इनकी यात्रा रही है, तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। इन्होंने द्विपक्षीय यात्रा की है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। ये कैरेबियन सागर में स्थित है। कैरेबियन सागर कहां पे है दोस्तों?
ये जो उत्तरी अमेरिका है ऊपर, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या क्या है, मेक्सिको है, ऊपर तो कनाडा है, ये बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, और नीचे ये मेक्सिको है। तो इसके यहाँ पे ये जो सागर है ना, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं कैरेबियन सागर। यहाँ पे छोटे छोटे देश है बहुत सारे, यहाँ पे क्यूबा है। तो यहीं पे ये जमैका देश स्थित है, यहीं पे ये कौन देश है, ये जमैका देश स्थित है अमेरिका के नीचे, यहाँ पे कैरेबियन सागर में। और इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है आधिकारिक भाषा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन पे। भारत और किस देश के बीच काजिंद 2024 अभ्यास का आयोजन शुरू हुआ है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। तो काजिंद कै से कै नाम याद रखना, कै से कै, काजिंद कजाकिस्तान, काजिंद कजाकिस्तान, काजिंद कजाकिस्तान। ये हर साल होने वाला है, दोनों सेनाओं के बीच है। एक बार कजाकिस्तान में होता है, एक बार भारत में होता है, एक बार कजाकिस्तान में, एक बार भारत में। ये 2024 में अभी उत्तराखंड ओली में हुआ था, उत्तराखंड के ओली में शुरू हुआ है। और काजिंद का ये 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। ऐसा पूछा जा सकता है काजिंद 8 कहां हुआ, तो हमारे ओली उत्तराखंड में, ओली उत्तराखंड में हुआ था। और ये 2023 में कजाकिस्तान में किया गया था, ओटार में, कजाकिस्तान के ओटार में किया गया था। और अभी 2024 में उत्तराखंड के ओली में। तो ये ओटार ओली, ओ से याद रखना, ओटार ओली कजाकिस्तान, कैसे कजाकिस्तान, काजिंद याद हो जाएगा। ये 2016 में शुरू किया गया था, 2016 में यह अभ्यास शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। ये थल सेना और वायुसेना, इसमें थल सेना और वायुसेना दोनों भाग लेते हैं। तो इसमें आप बोलोगे नेवी भाग क्यों नहीं लेती है? थल सेना और वायुसेना दोनों भाग लेते हैं, नेवी भाग क्यों नहीं लेती है, दो ही सेना क्यों लेती है? तो दोस्तों कजाकिस्तान की स्थिति ऐसी है, आप पता होगा, यहाँ पे जो ये मध्य एशिया देश है, मध्य एशिया के देश है, ये लैंड लॉ कंट्री है, इनके समुद्र लगता है नहीं किसी पे, क्योंकि इधर इनके अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के नीचे पाकिस्तान है, इधर ईरान है इनके, और उधर ऊपर रूस है, इनके समुद्र लगता नहीं है। जो बीच के पांचों एशिया देश है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इनके समुद्र नहीं लगता, तो इनकी नेवी कहां से होगी? तो इसलिए हमारे थल सेना और वायुसेना दो ही इसमें भाग लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, जिसमें इस बार एससीओ की शिखर सम्मेलन हुआ था। एससीओ का शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। और राष्ट्रपति यहाँ पे कासिम जोमार्ट, ये तो पूछे नहीं जाएंगे, मुद्रा इसकी टेंगे, नहीं पूछे जाने वाले सवाल है हमारे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को स्पेसक्राफ्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लाया जाएगा। किस स्पेसक्राफ्ट से लाया जाएगा? ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से, सोयूज स्पेसक्राफ्ट से, आर्टेमिस स्पेसक्राफ्ट से, नासा स्पेसक्राफ्ट से। तो इनको लाया जाएगा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से इनको वापस से लाया जाएगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से इनको लाया जाएगा, लेकिन ये गए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से नहीं थे, ये गए थे ये स्टारलाइन, स्टारलाइन कंपनी, बोइंग कंपनी का था स्टारलाइन कैप्सूल। किसका था? बोइंग, बोइंग कंपनी का स्टारलाइन कैप्सूल था। इससे गए थे ये 5 जून को, 5 जून 2024 को ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। लेकिन हुआ क्या, इनको आना था 13 जून को, 13 जून को इनको वापस आना था। लेकिन उसमें क्या हो गया, जो स्टारलाइनर कैप्सूल है ना, इसमें खराबी हो गई, तो ये वापस उनको लेके नहीं आया। कई दिन तो वहां पे इंतजार करता रहा, देखा सही होगा, लेकिन वहां पे सही नहीं हुआ, तो वो इनको लिए बिना ही वापस आ गया। क्योंकि अगर उनकी वापस आते समय सही लैंडिंग नहीं हो तो वो जान जा सकते हैं, इसलिए उनको लिए बिना ये 13 जून को वापस आ गया। तो 13 जून से अब देखो वापस क्या आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ चुका है। अब इसके लिए ये भेजा जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट से, जो हमारे है ना स्पेस फाल्कन 9 से इसको भेजा जाएगा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को भेज के, और इससे वापस से इनको सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट है और बुच विल्मर इनके साथ में गए हुए हैं, इनको वापस से लाया जाएगा। ये एलन मस्क की कंपनी है, यह कंपनी किसकी है? एलन मस्क की कंपनी है। कौन सी? ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट वाली।
ये फाल्कन 9 इसी का है, एलोन मस्क का, तो इसकी कंपनी से उनको वापस लाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, सुनीता विलियम्स और बुच मिलर को वापस कौन से लाया गया? ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1998 को। 1998 को इसकी हुई थी। ये 93 मिनट में पृथ्वी की एक चक्कर लगा लेता है, और एक दिन में ये 15.5 बार चक्कर लगा लेता है पृथ्वी के। 93 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, 15.5 चक्कर पूरे दिन में पूरे कर लेता है पृथ्वी के बाहर बाहर। और ये 2030 में रिटायर हो जाएगा। 2030 में रिटायर हो जाएगा। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना 5 देशों ने मिलकर की थी। अमेरिका ने, रूस, जापान है, जिसमें यूरोपीय संघ की एजेंसी, कर्नाटक, इन 500 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर 1998 में आईएसएस की स्थापना की थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यह है क्या? यह पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है। 400 किलोमीटर ऊपर ये एक घर सा बना हुआ है, घर सा बना हुआ है, जो पृथ्वी के बाहर बार घूमता रहता है। तो इसमें जो हमारे ये जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, तो यहाँ से जाते हैं, ये इसमें चले जाते हैं, तो ये फिर उनके साथ साथ रहते हैं, बाद में वापस आते हैं, तो इससे दूसरे इसमें एयरक्राफ्ट में होके वापस से आ जाते हैं इधर। तो इस प्रकार ये आईएसएस है, जिसमें जाकर वहां पे रिसर्च करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जापान, अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया। तो शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। किसके प्रधानमंत्री बने हैं? जापान के। ध्यान में रखना दोस्तों, यह पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भारत से ज्यादा व्यापार करते हैं, भारत के मित्र देश है, उनके देशों के ज्यादा पूछे जाते हैं हमारे, बाकी सभी देशों के नहीं पूछे जाते हैं। शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पद संभाला। इन्होंने फूमियो किशिदा जो अभी राष्ट्र प्रधानमंत्री है, उनका स्थान लिया है, और ये जुलाई 2025 तक पद पर रहेंगे। ये पहले रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, और इन्होंने कैंपेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट धीरे धीरे बंद करने का वादा किया है। दोस्तों ये क्यों किया है कि जापान जो एक आइलैंड देश है, इसमें हमेशा यहाँ पे ये भूकंप की पेटी है ना, प्रशांत महासागरीय भूकंप पेटी है, उसके ऊपर बसा हुआ था। यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, उसके कारण सुनामी आती है। तो एक बार हुआ क्या, यहाँ पे जो था ना ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें पानी आ गया, तो वापस वो पानी लेके जाए, तो न्यूक्लियर का पानी चला जाए, तो मछलियां खाए वो, इससे इंसानों में आ जाए। तो इसलिए इसको बाद में पानी को जाम किया गया, बहुत खर्चा लगा। तो इसलिए ये बोल रहे हैं न्यूक्लियर से जो पावर बनती है उसी को हम बंद कर देंगे, न्यूक्लियर से जो पावर बनती है उसी को बंद कर देंगे। इसका वादा करके ये प्रधानमंत्री बने, और जुलाई 2025 तक ये रहने वाले हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, और मुद्रा इसकी जापानी येन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हसन नसरुल्लाह किस संगठन का प्रमुख था, जिसकी हाल ही में मौत हो गई है? हमास, हिजबुल्लाह, आईएसएस या नाटो? किस संगठन का था ये था हिजबुल्लाह का प्रमुख था नसरुल्लाह को अभी इजराइल ने मार गिराया है। हिजबुल्लाह में ये लेबनान में था, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकी समूह का दबदबा है। तो वहीं पे जो जो इजराइल ने हमास पे गोले दागे थे। देखो दोस्तों, ये यहाँ पे है इजराइल है, यहाँ पे मध्य सागर है इधर। तो इजराइल के इधर यहाँ पे है गाजा पट्टी। यहाँ पे क्या है? गाजा पट्टी, और इधर है लेबनान। तो लेबनान का ये जो दक्षिण हिस्सा है ना, लेबनान का ये दक्षिण हिस्सा, यहाँ पे इस हिजबुल्लाह का शासन है। ये शासन आतंकवादी समूह है, इसको कोई कहीं से वो परमिशन तो नहीं मिली है, लेकिन इसको ईरान है यहाँ पे बीच में है सीरिया, और यहाँ पे पहले है इराक, और यहाँ पे है सीरिया। तो ये ईरान है ना, तो ये यहाँ से इसको सब भेजता है हथियार वगैरह, क्योंकि ये भी शिया मुसलमान है और ईरान भी शिया मुसलमान है, दोनों शिया मुस्लिम कंट्री है। तो ये इनको शिया आतंकी समूह इसको भेजता था। तो ये जब इजराइल पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इधर इजराइल में हमला किया, तो इजराइल ने हमास पे आक्रमण किया वापिस। तो इधर से ये हिजबुल्लाह इजराइल पे गोले दागता था, और वो कहता था कि हम तब तक हमले नहीं रोकेंगे जब तक इजराइल हमास पे हमले नहीं रोकेगा, तब हम इधर से करेंगे। जब इजराइल ने इस गाजा को पूरा निपटा दिया,
तब इसने वापिस हिजबुल्लाह की तरफ ध्यान दिया और 10 दिनों में हिजबुल्लाह को लगभग निपटा दिया और अभी निपटा ही रहा है। तो इस प्रकार ये अब हिजबुल्लाह का चीफ भी मारा गया। अब तो हिजबुल्लाह ने सरेंडर करने की बात भी कह दी है कल। तो इस प्रकार इस हिजबुल्लाह का चीफ था नसरुल्लाह, जो मारा गया। समझ में आ गया आपको दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पे 80 टन का हमला किया था और 1982 में हिजबुल्लाह का गठन हुआ था। यह ध्यान में रखना, 1982 में हिजबुल्लाह का गठन हुआ था। यह शिया इस्लामी संगठन था, इसका अध्यक्ष था। और नसरुल्लाह 1992 में हिजबुल्लाह का